हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में। क्या होता है इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन यानी कि जब हम बल्बों का इस्तेमाल करके अपने घर को, गलियों को, सड़क को, बाकी सारी चीज़ों को सजाते हैं और अपने काम के लिए बल्बों का इस्तेमाल तरह-तरह से करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। तो इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और बाकी के जो चैप्टर्स की वीडियोस बनी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं जो कि चैनल पे पड़ी हुई हैं। चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस समझते हैं, फिर एक-एक टॉपिक को विथ नोट्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इसके सिलेबस में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लाइटिंग स्कीम्स के बारे में, फिर पढ़ना है मरकरी लैंप के बारे में, फिर पढ़ना है सोडियम लैंप के बारे में और उसके बाद पढ़ना है हाइलोजन लैंप के बारे में। उसके बाद एक और टॉपिक हमारा आता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इतने टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए जो हमारे लाइटिंग स्कीम्स होते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग किस तरीके से लाइटिंग को करते हैं। अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा लाइट करते हैं या कम करते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं और जो यह मेथड्स होते हैं वह 5 तरीके के होते हैं। तो चलिए एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा होता है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर हमको कार्य करना होता है, पूरी लाइट का लगभग 90% उसी पे फोकस किया जाता है, वहीं पे लाइट डाली जाती है और इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम भी कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक डीप रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि जो पूरा प्रकाश हो एक ही जगह गिरे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है और इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है क्योंकि सारा का सारा जो प्रकाश होता है एक ही जगह आता है जहाँ हमको कार्य करना होता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है कि इसके वजह से बहुत गहरी छाया बनती है, काली एकदम छाया बनेगी और बहुत ज़्यादा चकाचौंध रहता है जहाँ पर हम कार्य करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं और आउटडोर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घर के बाहर जैसे हमको यूज़ करने हैं, सड़क पे यूज़ करने हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डायरेक्ट स्कीम जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जिस तरीके से आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट करते हैं कि जो पूरा प्रकाश होता है, लगभग 90% का प्रकाश होता है, उसको हम ऊपर की तरफ यानी कि जो हमारा छत होता है, सीलिंग होता है, उधर की तरफ भेजते हैं और उधर से जो प्रकाश होता है वो टकरा करके नीचे की तरफ आता है, तो उस प्रकाश का यूज़ हम लोग करते हैं जो नीचे की तरफ आता है। तो इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल है वह रेस्टोरेंट, होटल में किया जाता है क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है और जो इसके द्वारा प्रकाश होता है वह बहुत ही नरम होता है और हर तरफ फैला हुआ होता है, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है ऐसे प्रकाश में हमको बैठने से। तो इसका इस्तेमाल इस वजह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। देखिए इस स्कीम में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा 60 से 70% का प्रकाश होता है वह नीचे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है वर्क प्लेस, वहाँ पर डाला जाता है। लेकिन जो बाकी का प्रकाश होता है वह ऊपर यानी कि सीलिंग की तरफ भेजा जाता है। देखिए इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, इससे जहाँ पर हमको कार्य करना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होती, यानी कि चकाचौंध भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और कुछ प्रकाश ऊपर की तरफ भेजने से हमारे जो दीवार हैं, जो हमारा छत है, वहाँ पर भी लाइटिंग अच्छे तरीके से पहुँच जाती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग ऑफ़िस वगैरह में करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग इंस्टीट्यूट, जो हमारे कॉलेज होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट मेथड है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा सेमी डायरेक्ट, उसी तरीके से ये हमारा सेमी इनडायरेक्ट है, लेकिन यह उसका अपोजिट होता है। इसमें जो हमारा प्रकाश होता है उसका 60 से 70% ऊपर की तरफ यानी कि सीलिंग की तरफ भेजा जाता है। जो हमारा रूम होता है उसका जो ऊपर वाली छत होती है उधर की तरफ भेजा जाता है और बाकी का जो प्रकाश होता है वो नीचे की तरफ जहाँ हमको कार्य करना होता है उधर की तरफ भेजा जाता है और इसी वजह से इसको सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम कहते हैं। और इस तरीके की कंफर्टेबल लाइट होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग बेडरूम में और अपने डाइनिंग रूम में करते हैं और बहुत सारी जगहों पे भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वह है जनरल डिफ्यूजिंग लाइटिंग स्कीम। इस स्कीम का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगहों पे करते हैं क्योंकि इसका एक कारण है। कारण यह है कि इसमें जो प्रकाश होता है वह बराबर रूप से ऊपर नीचे हर जगह फैल जाता है और इसका जो प्रकाश होता है बहुत ही आरामदायक होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसमें बहुत सारी छाया जो है नहीं बनती है, चमक भी नहीं उतनी होती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने एलईडी बल्ब देखा होगा, वह इसका ही एग्जाम्पल होता है।
तो इस तरीके से सारे मेथड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद का हमारा टॉपिक है मरकरी लैंप। देखो जो मरकरी लैंप होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है लो प्रेशर और एक होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप यानी कि HPMV लैंप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और इसके बाद इसकी वर्किंग को देखेंगे और इसके सर्किट डायग्राम को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, तब भी आप इन तीनों चीज़ को लिख करके आएंगे, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और सर्किट डायग्राम को। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन को। देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन में एक छोटी सी ट्यूब होती है जो कि आपको बल्ब के अंदर दिख रही होगी। वही बल्ब का मेन पार्ट होती है जो कि कांच की बनी हुई होती है और इसके अंदर हमारा होता है मरकरी। मरकरी होता है वेपर के फॉर्म में होता है और इसके बाहर भी एक कांच की एक कवर बनी होती है जो कि इस छोटी वाली ट्यूब को सुरक्षा प्रदान करती है और बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर का टेम्परेचर ना होने पाए, इसके लिए वो एक बाहर से एक कांच की कवर लगाई जाती है। उसके बाद इसका एक काम और होता है कि जब वो जलता है बल्ब हमारा, तो उससे हमारी अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं, UV रेज़ निकलती हैं, तो उससे भी हम लोगों को वो बचाता है। उसके बाद ये जो हमारी अंदर की ट्यूब होती है छोटी वाली, इसके अंदर आर्गन गैस भी हमारी भरी होती है। उसके बाद ये जो हमारा लैंप होता है, बल्ब होता है, इसमें दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है मेन इलेक्ट्रोड और एक होता है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। मेन इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इधर लगा होता है और एक इधर लगा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब जो एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है वो नीचे वाले मेन इलेक्ट्रोड के पास में लगा होता है जो कि बल्ब को जलाने का काम करता है। वो अभी हम लोग इसकी जब वर्किंग समझेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसके कार्य को समझ जाएंगे। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप डायग्राम याद रखेंगे तो इसको बना लेंगे और सेम यही डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना है। आइए अब समझते हैं इसके वर्किंग को। देखिए जैसे ही इस बल्ब को हम लोग सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है मेन इलेक्ट्रोड के बहुत पास में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक आर्क जनरेट होने लगता है और आर्क जनरेट होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हीट होने लगता है और हीट होते होते जो हमारी आर्गन गैस होती है वो आयनीकृत हो जाती है और जिसकी वजह से पूरे जो हमारे मेन इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और डिस्चार्ज स्टार्ट होने से ये थोड़ा थोड़ा हीट होने लगता है और गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी मरकरी होती है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो भी डिस्चार्ज होने लगती है और उसके वजह से इस पूरे ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है और 5 से 7 मिनट बाद यहाँ पर ये जो बल्ब है हमारा नीला होता है और थोड़ा पीला होता है, इस कलर से इसमें लाइटिंग आती है और धीरे धीरे फिर ये सफ़ेद कलर से होकर के जलने लगता है। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसकी वर्किंग है, डिक्टो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आप एक इसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके से बना देना है। इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, आप हेडिंग डालेंगे और इस डायग्राम को बनाएंगे। इसमें एक ब्लास्टर लगा होता है जो कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एक इग्निटर लगा होता है और इस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में बना लीजिए और एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आइएगा, अगर पूछता है तो भी, नहीं पूछता है तो भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम लैंप, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक सोडियम लैंप है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और सर्किट डायग्राम को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन को। देखिए इस बल्ब के अंदर भी एक ट्यूब लगी होती है जिसके अंदर सोडियम और नियॉन गैस भरी होती है और इसको बाहरी कवर करने के लिए एक बाहर से भी हमारी कांच लगी होती है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसके इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें जो हमारी ट्यूब होती है इसके एक सिरे पर एक इलेक्ट्रोड और दूसरे सिरों पर दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, जहां से हम लोग सप्लाई को देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं।
उसके बाद देखिए इसमें नियॉन गैस का क्या काम होता है। नियॉन गैस का काम होता है डिस्चार्ज को स्टार्ट करना, यानी कि शुरुआती में वो डिस्चार्ज होकर के थोड़ा प्रकाश उत्पन्न करती है। उसके बाद हमारा काम आता है सोडियम का, जो कि ठोस के रूप में वहाँ पर पाया जाता है। वह हमारा वाष्पीकृत होता है और डिस्चार्ज होता है और फिर वो प्रकाश को उत्पन्न करता है। और फिर इसी के साथ हमारा जुड़ा होता है ब्लास्टर। ब्लास्टर का क्या काम होता है कि स्टार्टिंग में वोल्टेज को बहुत ज़्यादा करना और बाद में वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखना, ताकि जो हमारा बल्ब है वो कांस्टेंट तरीके से जल सके। आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से कार्य करता है। देखिए जो इसकी वर्किंग है वो बहुत ही आसान होती है। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं, जो ट्यूब के अंदर हमारी नियॉन गैस होती है वो आयनीकृत होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है, जिसके वजह से इसमें पीला और रेड कलर का थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा सोडियम होता है वो भी वेपराइज्ड हो जाता है, वेपर के फॉर्म में आ जाता है। वेपर के फॉर्म में आने से वह भी डिस्चार्ज हो जाता है और धीरे धीरे यह लगभग 10 से 15 मिनट बाद जो हमारा ये लैंप है वो पीले कलर का जलने लगता है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, जो कि बहुत आसान होती है। आइए अब समझते हैं इसके सर्किट डायग्राम को, कि इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। देखिए जो आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसी तरीके से आप सर्किट डायग्राम अपने एग्जाम में बनाएंगे। और याद रखिएगा पॉइंट्स को ज़रूर बनाना है। जो ये पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और फिर से बता रहे हैं, अगर पूछा जाता है तो भी सर्किट डायग्राम बनाइएगा, नहीं पूछा जाता है फिर भी सर्किट डायग्राम बनाइएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंट लैंप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, देन हम लोग समझेंगे वर्किंग और फिर समझेंगे सर्किट डायग्राम को। इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ट्यूब। इसमें एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो कि कांच की बनी हुई होती है, और इस कांच के अंदर की तरफ एक मटेरियल जिसका नाम होता है फास्फोरोसेंट मटेरियल, उसकी कोटिंग की गई होती है, जिसकी वजह से यह दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोड्स। तो जो ये हमारी ट्यूब होती है, इसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो कि कॉमनली हमारे टंगस्टन के बने होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इनर्ट गैस एंड मरकरी। तो इसके अंदर कोई एक लो प्रेशर की इनर्ट गैस जैसे कि ऑर्गन गैस डाली जाती है, और उसी के साथ हमारा मरकरी भी डाला जाता है थोड़ी मात्रा में। और जब हम लैंप को चालू करते हैं तो ये जो मरकरी होता है वो वेपराइज हो जाता है और डिस्चार्ज होकर के प्रकाश को उत्पन्न करता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉस्फर कोटिंग। देखो जो हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर फॉस्फर पाउडर की कोटिंग की गई होती है, जिसके वजह से जो हमारी यूवी रेडिएशंस में जो हमारी प्रकाश निकलती है वो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम उस पर टकराती है आकर के जो हमारी वाइट कलर का ये फॉस्फर कोटिंग की गई होती है, तो वो उसको एक विजिबल लाइट्स में कन्वर्ट कर देती है और हमको दिखता है कि जो हमारा रॉड है, जो हमारा बल्ब है, वो वाइट कलर का जल रहा है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। उसके बाद एक ब्लास्टर इसमें भी लगा होता है, जिसका काम सेम वही होता है, स्टार्टिंग में वोल्टेज को ज़्यादा रखना और बाद में वोल्टेज को कंट्रोल करके मेंटेन बनाए रखना जितना हमको बल्ब को रिक्वायर होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एंड कैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंड कैप मेटल्स की बनी होती है और इसका कनेक्शन सीधे हमारे इलेक्ट्रोड के साथ होता है। तो एंड कैप का काम होता है इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन बाहर के साथ बनाना। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आइए अब समझते हैं ये किस तरीके से कार्य करता है। आधे से ज़्यादा वर्किंग तो कंस्ट्रक्शन में ही समझ में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करती है और आपको किस तरीके से इसकी वर्किंग को एग्ज़ाम में लिखना है। देखिए इसमें जैसे ही कनेक्शन दिया जाता है, जो हमारी ऑर्गन गैस होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है, जिसके वजह से जो हमारी मरकरी इसके अंदर होती है वो वेपर के फॉर्म में यानी कि गैस के फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं वो मरकरी के गैस के फॉर्म में जो पार्टिकल होते छोटे छोटे उससे टकराते हैं, जिसके वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं। और जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो हाई लेवल एनर्जी में जाते हैं, और जब यह लो लेवल एनर्जी में आने लगते हैं तो फोटॉन्स को रिलीज़ करते हैं। और जो ये फोटॉन्स होते हैं ये पराबैंगनी प्रकाश के रूप में होते हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह प्रकाश जब हमारे फॉस्फोरस की कोटिंग की गई सरफेस से टकराती है तो यह दिखाई देने लगती है और यह बल्ब हमको चमकता हुआ दिखाई देता है और इस तरीके से यह प्रकाश देता रहता है।
इसके बाद आता है इसका सर्किट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सर्किट डायग्राम को, इसको आपको एग्ज़ाम में बनाना है। तो इस तरीके से भी इसके तीनों पॉइंट्स हो गए, इसका सर्किट डायग्राम, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से जो हमारा ये इल्यूमिनेशन का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो इसमें जो जो हमने बल्ब के बारे में बताएं, जो स्कीम्स के बारे में बताएं, उसमें से कम एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में पूछिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।